BRS Inc. deals in computer and IT hardwares and peripherals. The expected revenue for the next 8 years is as follows. तो आगे आने वाले 8 सालों का जो सेल्स रेवेन्यू है वो बता रखा है यहाँ पे, मिलियंस में बता रखा है। ये नंबर ऑफ ईयर्स है और ये सेल्स रेवेन्यू है मिलियंस में। जो अभी साल बीता है 31 मार्च 2012 का, उस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी कुछ समरी यहाँ पे दे रखी है। ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन है, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट या समरी मान लो उसकी। तो इक्विटी स्टॉक 12 मिलियन का है, 12% बॉन्ड 8 मिलियन का है। ये क्या है? बॉन्ड। डेट है, डेट कितने का है? 8 मिलियन का। फिक्स एसेट 17 मिलियन का है और करंट एसेट्स 3 मिलियन का। यहाँ पे किसी भी तरीके का करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे क्या है? वर्किंग कैपिटल के नाम पे सिर्फ हमारे पास करंट एसेट्स ही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो सेल्स रेवेन्यू का 40% है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने होंगे? जो सेल्स रेवेन्यू है इसका 40% कर लो, तो ये आपके जो 8 सालों है उसका वेरिएबल एक्सपेंसेस निकल आएगा। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इन्होंने दे रखा कि शुरू के 4 साल फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हर साल 1.6 मिलियन के रहेंगे और आखिरी के जो दूसरे 4 साल हैं उसमें ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो हर साल 2 मिलियन के हो जाएंगे। An additional advertisement and sales promotion campaign shall be launched requiring expenditure as per following details। तो हर साल की यहाँ पे आने वाले 8 सालों का जो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो दे रखा है कि पहले साल में 0.5 मिलियन का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, दूसरे और तीसरे साल में 1.5 मिलियन ईच ईयर का है और 4th 5th 6th ईयर में 3 मिलियन ईच ईयर है और 7-8 ईयर्स में 7वें और 8वें साल में 1 मिलियन ईच ईयर है। ये देखना, ये सब ना ईच ईयर है, ईच ईयर का खर्चा दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ये 4 साल का खर्चा दे रखा है, ऐसी बात नहीं है। ये ईच ईयर कर देना, ठीक है। फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 15% एज पर WDV मेथड। जो फिक्स एसेट्स जो भी होंगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा एज पर WDV मेथड। डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा? 15% का डेप्रिसिएशन का रेट होगा, ठीक है। The company has planned additional capital expenditures in the beginning of each year for the coming 8 years as follows। कंपनी है वो जो 8 साल है उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बताइए। कंपनी कह रही है कि हम साल के शुरुआत में ही ये इतना खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कर देंगे। मतलब इतना खर्चा हम साल के शुरुआत में ही, इतने खर्चे का हम क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स हम फिक्स एसेट्स में एडिशन कर लेंगे। तो हर साल ये नंबर ऑफ ईयर्स है और ये जितना भी साल के शुरुआत में लोग खर्चा करने वाले हैं या फिर फिक्स एसेट्स में जो एडिशन होने वाली है ये वो चीज़ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल जो आपको मेंटेन करके रखनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल जो आपको मेंटेन करके रखनी है वो कितने होने चाहिए? वो रेवेन्यू का 20% होना चाहिए। तो देखो रेवेन्यू ये रहा, ठीक है, इसका 20% हमने किया है, तो ये हर साल का मिनिमम वर्किंग कैपिटल टू बी मेंटेन यहाँ पे आ गया है। अब हमने इसी के साथ साथ टेबल बना लिया है। देखो ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल टू बी मेंटेन, ये देखो ये वाली फिगर्स है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब देखो एक्चुअल जो ओपनिंग वर्किंग कैपिटल वो कितनी है? देखो करंट लायबिलिटी है नहीं, तो वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होगी? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स के बराबर होगी और करंट एसेट्स हमारे पास 3 मिलियन की। यानी जो 2013 जो इस साल होगा, जो 2012 जो 13 का जो साल होगा उसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल की जो ओपनिंग बैलेंस होगी वो कितना होगा? क्लोजिंग बैलेंस हुई तो ओपनिंग बनेगा, तो वर्किंग कैपिटल ओपनिंग वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 3 मिलियन का। तो 3 मिलियन का ओपनिंग वर्किंग कैपिटल होगा एक्चुअल में। उसके बाद ये कह रहा है कि अपन ने खर्चा भी करना है, साल के शुरुआत में खर्चा कर देना है। तो साल के शुरुआत में इतना ओपनिंग बैलेंस था, उसमें शुरू में अपने 0.5 मिलियन का अपने खर्चा कर दिया, ठीक है, फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो बैलेंस कितना बचेगा? साल के लास्ट में बैलेंस कितना बचेगा? 2.5 मिलियन का बचेगा। लेकिन बचना कितना चाहिए? यहाँ पे है ना, अभी हमने निकाला था ना, बचना कितना चाहिए? ये जो फिगर मिनिमम वर्किंग कैपिटल टू बी मेंटेन्ड कि साल के लास्ट में इतना मेंटेन कर रखना, तो ये रही फिगर। तो 2.5 का हमने खर्चा कर दिया। मेंटेन करके कितना रखना चाहिए था? मेंटेन करके 1.6 का रखना चाहिए था। तो हमें मतलब एडिशनल इसमें और कितना मेंटेन करके रखना चाहिए? एडिशनल मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 1.6 होना चाहिए था। 2.5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें इसमें वर्किंग कैपिटल में कोई ऐड करने की जरूरत है? ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कितना ऐड करना है वो हमें इस वाले फॉर्मूले से पता चलेगा कि मिनिमम अमाउंट टू बी मेंटेन माइनस जितना अमाउंट अभी एक्चुअल में अभी है। अगर कम पड़ जाता है तो वो पॉजिटिव में फिगर आ जाएगी और उसे हम मेंटेन कर देंगे। देखो अभी आप माइनस करोगे तो फिगर आएगी नेगेटिव में, मतलब अपने को कोई भी एडिशन की जरूरत नहीं है फिलहाल वर्किंग कैपिटल में। अभी का जो वर्किंग कैपिटल है वो इनफ है, रिक्वायरमेंट के से ज़्यादा ही है।
तो अभी क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल कितनी रहेगी, 2.5 रहेगी। तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग ये बन जाएगी 2.5 में। नेक्स्ट ईयर में फिर साल की शुरुआत में ये लोग क्या करेंगे, 0.80 बिलियन का खर्चा कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो खर्चा हो जाएगा। तो जो साल का एंड में जो क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल है वो कितना बचेगा, तो 2.5 माइनस 0.8 का खर्चा हो गया, तो 1.7 बचा। और बचना कितना चाहिए था, बचना चाहिए था 2, कितना बचना चाहिए था 2, और है कितना, अभी है 1.7 का। तो ये देखो फिगर पॉजिटिव में आ रही है, मतलब इसमें हमें एडिशन की और की जरूरत है। कितने एडिशन की जरूरत है, तो 2 माइनस 1.7 यानी 0.3 हमें वर्किंग कैपिटल में और ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये जो अपना मिनिमम बैलेंस है उसको अचीव कर पाए। तो हमने इधर ऐड कर दिया 1.7 प्लस 0.3, तो क्लोजिंग कितना हो गया 2। फिर 2 चला गया यहाँ पे, क्लोजिंग का ओपनिंग होंगे, ओपनिंग में फिर ये 2 मिलियन का फिर से हमने कैपेक्स में खर्चा कर दिया, तो हो गया बैलेंस 0। और हमें मेंटेन करके कितना रखना, हमें मेंटेन करके रखना 0, 3 मिलियन का मेंटेन करके रखना है। और अभी है कितना 0, यानी एक्स्ट्रा कितना चाहिए हमें 3, तो 0 प्लस 3 यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी देखो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ये देखो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। देखो यहाँ पे 2 बोला था तो हमने 2 पूरी कर दी, 3 बोला था तो हमने एडिशन करके 3 कर दिया, 4.4 बोला था और हमारे पास इतना था सिर्फ, तो हमने 3.9 का और एडिशन करके इसको 4.4 कर दिया। तो क्लोजिंग देखो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और यही हमारा एडिशन क्या है, यही हमारा एडिशन है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यार वर्किंग कैपिटल में इतना ही तो हम चेंज कर रहे हैं ना, वर्किंग कैपिटल में तो चेंज इतना ही हो रहा है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हो रहा है, इसने ऑलरेडी जो कैपेक्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कंसिडर किया हुआ है। तो हमें जो चेंज इन जो हम लिखते हैं ना, चेंज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद नीचे लिखते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो हमें अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल डाल दिया तो उसका मतलब ऑलरेडी जो कैपेक्स के जो चेंजेस है वो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब एप्लीकेबल टैक्स रेट कंपनी की कितनी है, 30% की है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 16% का। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मेथड फॉलो कर रहे हैं फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म का मेथड फॉलो कर रहे हैं। फ्री कैश फ्लो ऑफ द इक्विटी नहीं निकाल रहे, फर्म निकाल रहे हैं। इसलिए तो अगर हम पूरे फर्म का कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो हमें पूरे फर्म का तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा ना डिस्काउंट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पूरे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है द फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम ऑफ द आफ्टर द 8 ईयर्स। तो ये 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स के बाद जो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म है वो किस रेट से ग्रो करेगा, वो 5% की रेट से ग्रो करेगा, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट रेट रहेगा 5% का, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें 2 चीज़ें निकालनी है, हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है और वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालनी है। तो क्या सर हमें 2 बार जो फ्री कैश फ्लो वाला मेथड है वो कैश फ्लो वाला मेथड लगाना पड़ेगा, नहीं। हम सिर्फ एक बार कैश फ्लो वाला फॉर्म लगाएंगे, एक बार फर्म की कैश फ्लो निकल गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो डेट की जो वैल्यू माइनस कर देंगे। यार वैल्यू ऑफ द फर्म में से डेट की वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी तो बचेगी ना। तो हमें अभी क्या निकालना है, फिलहाल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है हमें। ये देखो सबसे पहले रिवेन्यू, एक्सपेक्टेड रिवेन्यू, ठीक है। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म हम निकाल रहे हैं, तो कैश फ्लो हमें पता करने की कैश फ्लो है कितनी। तो रिवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। वेरिएबल एक्सपेंसेस था कितना, वेरिएबल एक्सपेंसेस 40% था ना सेल्स का, इसका 40%। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में दे रखा कि शुरू के 4 साल 1.6 का खर्चा का और आखिरी के 4 साल हर साल 2 का खर्चा का, 2 मिलियन का। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बारे में भी आपको दे रखा कि कितना कितना खर्चा आएगा। डेप्रिसिएशन सिर्फ हमें इतना बोल रखा कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15% लगेगा WDV मेथड से। लेकिन डेप्रिसिएशन का हमें कुछ दे नहीं रखा कि इन्फॉर्मेशन की हर साल कितने लगेगी, बस हमें इतना बता रखा है। देखो फिक्स एसेट्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस देखा था, यानी हमारे लिए एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस था। अब उसमें हमने क्या करेंगे, उसमें हम जो कैपेक्स का जो खर्चा है, कैपेक्स मतलब क्या, एडिशन इन फिक्स एसेट्स ना। तो एडिशन इन फिक्स एसेट्स ईयर का दे ही रखा है, तो उसको प्लस कर दो तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया, देखो ये क्लोजिंग बैलेंस वो बैलेंस नहीं कि साल के एंड में, मतलब साल के शुरू का क्लोजिंग बैलेंस क्या हुआ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो साल में इतना बैलेंस था और इतना बैलेंस था, और हमने क्या किया, इतना साल के शुरुआत में ही हमने ऐड कर दिया। कैपेक्स एक्सपेंडिचर कब किया गया, साल के शुरुआत में ही तो कर दिया गया ना। तो यानी साल के शुरुआत का एक जो नेट क्लोजिंग बैलेंस जो मैं कह रहा था, उसका मतलब मेरा नेट बैलेंस कहने का मतलब था। तो ये नेट बैलेंस कितना हो गया, 17.5 का नेट बैलेंस हो गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगा देना 50% के हिसाब से। सिंपल सी बात है, 50% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दो तो आपका फिक्स एसेट्स का आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर उसमें ओपनिंग बैलेंस में फिर से आपने जो एडिशन करी है उसको प्लस कर देना, तो उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगा देना।
तो इस तरीके से चलते रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो डेप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा। तो अपने डेप्रिसिएशन मिल गया, अपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे अपने ने लगा दिया। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमें EBIT दिया हुआ होता, तो हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि हमें EBIT नहीं दिया, इसलिए हमें पूरा एक एक वो जो आइटम्स हमें कंसिडर करने पड़ रहे हैं। तो अपना पास रिवेन्यू में से हमने सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो हमारे पास EBIT आ गया। EBIT में से क्या करेंगे, हमने टैक्स लेस कर देंगे। टैक्स कितना है, 30% का टैक्स है। टैक्स लेस कर दिया तो हमारे पास NOPAT आ गया, NOPAT आ गया, ठीक है। अब NOPAT में हमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया तो हमारा ग्रॉस कैश फ्लो आ गया। और NOPAT के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, कैपेक्स का चेंज इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और वर्किंग कैपिटल का चेंज इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन देखो हमने प्लस कर दिया, NOPAT में डेप्रिसिएशन दोबारा से प्लस कर दिया। और जो वर्किंग कैपिटल चेंज है और जो कैपेक्स चेंज है उसको अलग अलग हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल चेंज जो हमने निकाला था, ये देखो वर्किंग कैपिटल चेंज क्या है, ये वर्किंग कैपिटल में जो एडिशन है ये तो वर्किंग कैपिटल के चेंज है। तो जो हमने वर्किंग कैपिटल चेंज निकाला था इसमें ऑलरेडी ये इनकॉर्पोरेट हो रखा है कैपेक्स का चेंज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमने वर्किंग कैपिटल का चेंज दिखा देना है, ठीक है। कैपेक्स का नहीं दिखाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैपेक्स का चेंज भी इनकॉर्पोरेट हो रखा है, उसका इफेक्ट लिया हुआ है इसमें। फिर हमारा फ्री कैश फ्लो हमारा आई गया। फ्री कैश फ्लो को क्या करना है, अपने कॉस्ट ऑफ हमारा जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें 16% की हमें दे रखी है, बट हमें कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल चाहिए ऑफ द फर्म। तो हम क्या करेंगे, 16% का दे रखा है हमें इक्विटी का कॉस्ट, बॉन्ड का तो KD तो ऑलरेडी 12% है ना, बट ये KD क्या है, ये है प्री टैक्स, टैक्स से पहले का है, ये क्या है प्री टैक्स। तो पोस्ट टैक्स इसको निकालेंगे तो पोस्ट टैक्स कितना आ रहा है, पोस्ट टैक्स आ रहा है 12% 1 माइनस T यानी 8.4 का पोस्ट टैक्स आ गया, है ना। ये KE है, ये KD 1 माइनस T है, इसको इनके वेट से इंटू कर दो। वेट कितना है 12/20 और 8/20 का वेट है। जो बैलेंस शीट अभी हमें समराइज बैलेंस शीट दे रखी थी वहाँ से हम वेट निकाल लेंगे, यानी ये रहा वेट, ये वेट आ गया। इसको इससे कॉस्ट को इनके वेट से इंटू कर दो तो आपका वेटेड कॉस्ट आएगा, प्लस कर दो तो आपका आ गया 12.96 का आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। देखो वैसे नॉर्मली राउंड ऑफ करना नहीं होता, बट इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि आपको भी यहाँ पे क्या करना है, राउंड ऑफ करके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12.96 की 13 लेना है। तो अपन ने 13 लिया और 13 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डेसिमल वाला, कितना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डेसिमल वाला लिया, यहाँ पे इंटू कर दिया। तो अपने को क्या निकल गया, अपने को जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकल गया। अब सभी प्रेजेंट वैल्यू को हमने प्लस कर दिया तो हमारा जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है जो आगे आने वाले 8 सालों का है वो हमें मिल गया। कितना मिल गया, 18.549 मिलियन मिल गया। लेकिन हम तो जब तक कंपनी चलेगी तब तक की कैश वैल्यू जो है कंसीडर करनी है, यहाँ पे तो सिर्फ 8 सालों के लिए ले रखा है। तो आगे हमें बता रखा है जो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म है वो 9वें साल से यानी 8वें साल के बाद से 5% से ग्रो करेगा। 5% से ग्रो करेगा तो 8वें साल पे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था 1 + G के E - G, है ना, ये टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला। तो निकाल लो। D0 क्या है, D0 अपना 6.54 है। ग्रोथ क्या है 1 + 5% की ग्रोथ है। और के कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, नहीं KO चाहिए। हमारा KO क्या है 13% का है, माइनस ग्रोथ क्या 5% की। तो निकाल लो कितना आएगा टर्मिनल वैल्यू आपका। हमने निकाला तो हमने हमारा टर्मिनल वैल्यू 85.835। तो टर्मिनल वैल्यू किस ईयर एंड पे निकलती है, टर्मिनल वैल्यू 8th ईयर एंड पे निकलेगी। कितने की निकलेगी 85.835 मिलियन की। तो इसको भी PV कर दो, किस PV फैक्टर से कर दो, 0.376 से PV कर दो तो आपका PV इसका भी आ गया, टर्मिनल वैल्यू का भी PV आ गया 32.2749 मिलियन का। तो ये जो 8 सालों का जो PV हमने निकाला है और जो 8 सालों के बाद का PV निकाला है, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। कितना आएगा 50.8239। अब वैल्यू ऑफ द फर्म के बाद हमसे वैल्यू ऑफ द इक्विटी भी पूछी थी। यार फर्म में से सिंपल सी बात है, पूरी फर्म में से अगर हम डेट का वैल्यू माइनस कर देंगे तो इक्विटी का वैल्यू तो बचेगा ना। तो डेट का वैल्यू क्या है 8 मिलियन का डेट है ना, जो ये अपना 12% का जो बॉन्ड है वो उसकी वैल्यू क्या है 8 मिलियन ही तो है। तो पूरे फॉर्म में से हमने वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दी तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने आप आ गई 42.8239।